आपके लिए मैंने कहा था ना एक तोहफा है, वो तोहफा ये है कि सोशल साइंस का बैच है जिसके अंदर केवीएस, DSSS, एचटेट या किसी भी एग्जाम की आप जीके की तैयारी कर रहे हो, जिसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, सिविक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है और करंट अफेयर्स आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट का एक बैच है, वो आज से ही आपका स्टार्ट हो रहा है। मैं पहले बता नहीं पाया, एक्चुअली प्लान तो कई टाइम से किया जा रहा था लेकिन बताना मिस हो रहा था मुझसे। और एक्चुअली स्टार्ट आज से हो रहा है, दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लास होने वाली है इसके अंदर, आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और ये बैच गिफ्ट इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि मैं जिस लेवल का पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ का पढ़ाने वाला हूँ। और आप कभी भी सोशल साइंस का किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैच देखोगे तो आपको ये 3000, 4000, 6000, 7000 ऐसे ऐसे बैच दिखेंगे, जो कि जायज भी है क्योंकि बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है इसी करके। बट आप टेंशन ना लेना, आप अगर आज ज्वाइन करते हो, सिर्फ आज के लिए मैं पहले कह रहा हूं, ओनली 199, सिर्फ 200 रुपये है, मान के चलो सिर्फ 200 रुपये। मेरा जब भी कोई बैच नया स्टार्ट होता है तो मैं जनरली बच्चों को गिफ्ट दिया ही करता हूं। मैं मानता हूं कि हर किसी का पॉकेट एक जैसा नहीं होता है, तो इस करके ही। लेकिन देखो क्या होता है कि बहुत सारे सरकम सेंटेंस होते हैं, तो इसके कारण प्राइस बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीज़ों की लागत भी होती है। तो इनिशियली अगर आप चाहते हो इसको लेना तो 199 रुपये सिर्फ आज दोपहर 3 बजे तक है। जैसे ही बैच की क्लास पूरी होती है उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी बाद में ही डिसाइड आपको दिख जाएगी। लेकिन अभी वैसे ये 2000 रुपये इसका इनिशियली प्राइस आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में होगा। कैसे पढ़ेंगे सर, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसकी स्ट्रैटेजी। हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले होंगे, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कई सारी चीज़ें आएंगी। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, फिर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। इसके अलावा जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, वॉल्केनोज होता है, एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं, आपके चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान, ओशियोग्राफी पूरी डिटेल से पढ़ने वाले होंगे। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले होंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये पढ़ेंगे हम लोग, फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे। ऐसे करके टॉपिक है ये। इस तरीके से हमारी ये सारी स्लाइडें होंगी, बाईलैंग्वेज कंटेंट होगा, कोई PDF आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सारा कंटेंट ये आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। आपको सिर्फ समझना है, PDF प्रिंट करो, पढ़ो आराम से, ये सारा कंटेंट आपको बैच के अंदर इसी टाइप का आपको मिलने वाला होगा, ठीक है ना। क्लासेस आप मुझसे रोज पढ़ते ही हो, डेमो की जरूरत नहीं है। बाकी डेमो लगाना चाहते हो शायद ज्योग्राफी वगैरह के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब अपने चैनल पे पढ़े हैं, तो आपको फिर भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो खैर ये सब सब्जेक्ट आप लोग इस तरीके से पूरा एनिमेटेड तरीके से, ग्राफिक्स तरीके से पूरा अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे क्या करता है, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है, सब ये पूरा आपका जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब पूरा डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना, और बैच कहाँ से लोगे, स्टार IQ एप्लीकेशन से लोगे, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किस्तों में कुल 1.38 लाख की सहायता दी जाती है। आवेदन केवल ग्राम सभा के माध्यम से किया जा सकता है, मोबाइल ऐप की अनुमति नहीं। योजनाओं में लाभार्थियों का चयन जो है HSECC 2011 ग्राम सभा अनुमोदन और जियो टैगिंग की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा पहला और तीसरा ऑप्शन जो ना हमारा ठीक रहेगा। देखो क्या है कि पहला क्यों ठीक है, क्योंकि PMAY-G 2.0 के तहत 1.3 लाख की जो सहायता है वो 3 किस्तों में 45,000, 60,000 और 33,000 इन 3 किस्तों में मिलती है। इसका आवेदन एक्चुअली जो है ना वो कैसे होता है, इसका आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन से और स्वयं भी कर सकता है, केवल ग्राम सभा से ही जरूरी नहीं है। जैसे इस ऑप्शन में दे रखा था ना, केवल ग्राम सभा से ही होगा, मोबाइल ऐप से नहीं, इसलिए गलत है आपका, ठीक है ना। तो ये HCS लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे बीच बीच में बना लेता हूँ आपके लिए। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है सर, लाभार्थियों का चयन एक 3 स्तरीय की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल 2011 के डेटा के अनुसार ग्राम सभा की मंजूरी भी होगी और जियो टैगिंग के माध्यम से भी होगा। अभी न्यूज में क्यों है सर, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को उनको पहचान के उनको स्थायी आवास मिल सके। और इसकी आवेदन की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। इसका टारगेट यही है, गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्के मकान मिलने, सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थायी जीवन वो जी सके। इसलिए आवास प्लस एप्लीकेशन और खुद भी आवेदन कर सकते हैं इसको। और 3 लेवल के आवेदन इसमें होंगे, ये तो बता ही दिया मैंने। फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होगा, 1,38,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। पहली किस्त 45,000 की, दूसरी 60,000 की, तीसरी किस्त 33,000 की दी जाएगी।
एरिया वाइज होगा, मैदानी क्षेत्र में मिलेंगे 1,20,000, पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 और मैक्सिमम 1,38 तक जा ही रहा है। शौचालय निर्माण करवाए जाएंगे इसके अंदर। स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के साथ में मिलकर 12,000 रुपये की सहायता है। रोजगार के लिए 90 से 95 व्यक्ति दिवस मतलब लगभग मनरेगा के साथ माध्यम से रोजगार। मनरेगा में 400 रुपये दिहाड़ी के साथ हरियाणा पूरे भारत में टॉप पे है। बुनियादी सुविधा भी मिलेगी, जल है, बिजली है, गैस कनेक्शन है, ये सब भी एड ऑन होंगे इसमें। और झज्जर जिले की अगर स्थिति देखते हैं तो अब तक 7 ब्लॉक में 6,163 आवेदन जो है ना वो आ चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन क्या है सर? ये 2019 में स्टार्ट किया गया एक जन व्यापक आंदोलन था। इसका टारगेट 2 अक्टूबर 2014 से महात्मा गांधी की जयंती पे स्टार्ट किया गया था। इसका ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। साफ सफाई का देखो इसका मेन काम है। 2014 से 19 में पहला फेज इसका क्या था आपका? खुले में शौच मुक्त करवाना, गंदे शौचालयों को जो ना फ्लश शौचालय में बदलवाना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा है उसको अंत करना, अपशिष्ट प्रबंधन करना और 1.04 करोड़ घरों को कवर करना। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय, खुले में शौच मुक्त वाला मेन पर्टिकुलरली जो है ना उस पर काम करवाना इसके सीधा टारगेट था। दूसरा फेज चला था इसका 21 से 26 का जो चल रहा है उसके अंदर भी यही है आपका बेसिकली 3S सिद्धांत पे मेन काम करते हैं ये, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पे। और इसके अलावा जो डंप साइट है उसका उपचार करना। टोटल 1.41 लाख करोड़ का इसमें बजट भी रखा है। सभी शहरों को कूड़ा मुक्त बनाना इसका इस बार टारगेट है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का टारगेट है। खुले में शौच मुक्त का ही मेनली टारगेट लेके चल रहे हैं अब हम। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसके नए कुलपति बने डॉक्टर नरेश जिंदल बने हैं अभी। डॉक्टर नरेश जिंदल को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का कुलपति बनाया गया है और 35 सालों से ज्यादा इनका अनुभव है। पशु पक्षियों की बीमारी के रिसर्च के लिए इनका अनुभव है और इन्होंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर और PhD की है। और के साथ साथ जो ना इन्होंने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से अमेरिका की यूनिवर्सिटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी जो किए हैं अमेरिका से ही किए इन्होंने कंप्लीट सारे। इसके अलावा जो ना न्यू कैसल, बर्सल, PPR, एवियन फ्लू और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस ऐसे बीमारियों पे इन्होंने रिसर्च किया है। रोगों की पहचान करने में इनका तजुर्बा काफ़ी अच्छा है। हरियाणा में पशु और पक्षियों की बीमारी की जांच करने के लिए किसानों की मदद जो है ना इन्होंने काफ़ी सारी पहले कर चुके हैं ये। और अगला जो सवाल है आपके लिए वो क्या है कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को मर्ज किया जा रहा है हरियाणा विकास शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर मर्ज किया जा रहा है। 1971 में सेटअप हुआ था और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जिसे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने गठन किया था उसका 1 अप्रैल 2025 को ही बोर्ड को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज कर दिया है। HSVP के साथ 200 करोड़ का समझौता हुआ है इसके लिए। फ्लैट निर्माण और बिक्री के लिए हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 1 लाख फ्लैट बेचे जिसमें से 10,000 से ज्यादा खाली ही पड़े हैं। बोर्ड के पास 30 स्थानों पर लगभग 300 एकड़ जमीन है। आर्थिक स्थिति कमजोर, फ्लैट की गुणवत्ता पर सवाल, योजनाओं की असफलता के कारण इसको मर्ज कर रहे हैं अब। तो अभी वैधानिक संशोधन हुआ है इस पे HSVP ने बोर्ड के संचालन की जिम्मेदारी ली है और ये स्कीम गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सांपला जो है ना यहाँ पे स्कीम के आपके फ्लैट है। और इसके अलावा बोर्ड का स्टाफ भी जो है HSVP में ही पूरा का पूरा मर्ज कर दिया गया है आपका, ठीक है। इसके अलावा नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर गरीबों को आवास देना इसका उद्देश्य था। और पूर्व सचिव थे रणधीर सिंह, उनके अनुसार बोर्ड में कर्मचारियों की कमी और सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर आया है हमारे पास में वो आया है आपके पास में यहाँ पे पंचकुला इसका सही आंसर रहेगा। सॉरी माफ कर दे, इससे पहले वाला आंसर जो था ना हमारे पास प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना उसके अभी कुलपति हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रेजेंट में अभी फिलहाल के लिए। इनको ये अवार्ड 12 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में इंडियन एजुकेशन नेटवर्क के द्वारा 14 नंबर का इंडिया एजुकेशन समिट में हायर एजुकेशन में जो आपका इनोवेशन होता है, नवाचार, नेतृत्व, अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान, उनके लिए इनको ये वाला अवार्ड दिया गया है। अगला आता है हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास में? नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। अगला रहेगा हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? अभी रिसेंटली 8 मार्च के दिन ही 8 मार्च 2025 के दिन ही जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया और उस पे जो है ना एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ था। हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है जो हरियाणा में महिलाओं को सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 5 लाख रुपए इसमें महिलाओं को मिलते हैं। 5 लाख रुपए मिलते हैं सुषमा स्वराज अवार्ड के अंदर। अब ये 5 लाख रुपए सुषमा स्वराज अवार्ड के चलते हुए मिलते हैं। इस बार इसमें जो है ना बेसिकली किसको ये अवार्ड मिला है?
तो ये अवार्ड इसके अंदर मिला है 5 लाख वाला शांता रंगा को, ठीक है ना। शांता रंगा जो है ना, इनको मिला है इस बार के लिए ये 5 लाख रुपए वाला अवार्ड, जो सुषमा स्वराज अवार्ड के नाम से जानते हैं। हरियाणा के करनाल जिले की समाज सेवी है शांता रंगा, इनको सुषमा स्वराज अवार्ड के चलते हुए 5 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि ये देखा जाए तो सुषमा स्वराज जी की सहपाठी भी रह चुकी थी, खुद सुषमा स्वराज जी की सहपाठी रह चुकी है। 15 जून 1943 को इनका जन्म हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई पूरी की है इन्होंने। रंगा ने 1980 में बुल्गारिया के सोफिया में और 1995 में काठमांडू में विश्व शांति सम्मेलन में इंडिया का ये प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इनको फ्रेंडशिप सोसाइटी की तरफ से गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड है, ये भी इनको मिल चुका है। इनको बाल श्रम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, ऐसी चीजों को रोकने के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। ये गरीबों के बीच में जाके एजुकेशन को कनेक्ट किया है, महिलाओं को या लड़कियों को स्व रोजगार के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। इसके लिए जो है ना, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। आप हैं शांता रंगा, आप है हरियाणा के करनाल जिले से। इस बार आपको मिला है 5 लाख रुपए का सबसे बड़ा सम्मान, जो कि हरियाणा के अंदर महिलाओं को दिया जाता है। वैसे ये सबसे पहली बार जो ना मंजू शर्मा को मिला था। अगर मैं बात करता हूं 2023 का अवार्ड ये मिला था, जींद जिले की रहने वाली थी, ठीक है ना, जींद जिले की रहने वाली थी, उनका नाम था मंजू शर्मा। आपने कोविड के टाइम पे मास्क बना के बेचे थे, आपके पति के साथ में आपने बहुत सारे ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए थे, तो इसके चलते हुए आपको मिला था, जींद जिले की आप थी, आपको मिला था 2023 के अंदर। अब मिला है, इनको मिला है। तो दोनों चीजें आप लोगों को जरूर याद रख लेनी है। ओके, अगला जो सवाल है हमारे पास में यहाँ पे वो क्या बनेगा कि हरियाणा में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र टोटल 45 है, टोटल 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया है हरियाणा की इसके अंदर। इसके द्वारा टोटल जो है ना आपके 44 प्लस में एक और है ये चरखी दादरी का, तो ऐसे करके टोटल जो है ना 45 हो जाएंगे ये। तो टोटल 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया, 8 मार्च 2025 के दिन किया गया। हरियाणा के किस जिले में 37वें वसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। 37वें वसंत महोत्सव, 37th नंबर का वसंत महोत्सव जो है ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन अभी हुआ था, इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, वो कहाँ पे, पंचकुला के अंदर। और पंचकुला के अंदर वसंत महोत्सव हुआ था। वसंत पंचमी तो खैर गई है, लेकिन वसंत ऋतु जो है ना अभी हमारी जैसे आ रही है, होली के आसपास का टाइम है। होली का त्योहार हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, होली का त्योहार मनाने के पीछे की कई वजह होती है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के पढ़ाया भी था, आप लोगों को बताया भी था। उनमें से एक वजह अभी बताता हूँ, वो ये है कि इस दिन ऋतु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा रूप देखने को मिलता है। मतलब सर्द ऋतु जा रही होती है और गर्मी की ऋतु का आगमन हो रहा होता है। और साथ ही इन्होंने हरियाणा की जनता को वसंत पंचमी की भी बधाई दी थी। हालांकि वसंत पंचमी का त्योहार हम पहले से सेलिब्रेट कर चुके थे। हरियाणा के किस जिले के डाटा गांव की पर्वतारोही मीनू काली रामना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8 मार्च को ही ये वाला अवार्ड दिया जाता है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। और कल्पना चावला अवार्ड जो है ना, ये दिया गया है किसको, महेंद्रगढ़ की लड़की है, नाम है मीनू काली रामना, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ के डाटा गांव की मीनू काली रामना है, इनको सम्मानित किया गया। पर्वतारोही है, यानी कि माउंटेनियर है। और इनको मीनू ने नवंबर 2024 में आवेदन किया था इसके लिए। और मीनू ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को एक साथ फतेह किया था। तो इनके पास में ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। अरे नहीं सॉरी, ये महेंद्रगढ़ नहीं है, माफ करना, इसका आंसर हिसार करना आप लोग। जिला महेंद्रगढ़ नहीं है, हिसार जिला है, नारनौद की है ये। हिसार नहीं, हिसार का नारनौद है ये, महेंद्रगढ़ नहीं है, नारनौल नहीं है ये, नारनौद है ये, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा वैसे, हिसार बाय मिस्टेक, इसका हिसार कर लेना आप लोग, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट कर लेना इसका। नारनौद की है ये, हिसार की है, हिसार के अंदर पड़ता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारनौद आता है, वहां पे है ये, ठीक है। आप है मीनू, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है बाला वर्मा को, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, बाला वर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है। आप भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका है, एक भाग्यश्री नाम का महिला आश्रम है, उसको संचालित आप करती हैं। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड आपको मिला। आश्रम में मानसिक रूप से दिव्यांग महिला और के साथ साथ उनके हो सकता है छोटे बच्चे हैं, उनको जो ना संभाल रही, जनरली मानसिक रूप से दिव्यांग महिला मतलब थोड़ी मंद बुद्धि प्रकार की महिलाएं हैं, या मेंटली टॉर्चर जो महिलाएं हो चुकी है, वो मंद बुद्धि वैसे हो जाती है, तो उन महिलाओं को संभाल रही है। ये आश्रम या कहाँ चलता है, ये हिसार के अंदर आजाद नगर की गीता कॉलोनी में चल रहा है।
यहाँ पे अब तक 161 महिलाओं को परिवार से मिलवा चुकी है। कुछ महिलाएं हो सकता है कि मतलब घर से निकल चुकी हैं, लापता हो गई थी और गुम हो चुकी थी, उन महिलाओं को परिवार के साथ मिलाया। महिलाओं के साथ में प्रॉपर मेडिसिन का भी प्रोग्राम चलाया जाता है, उनके ब्रेन से रिलेटेड जो है ना, जैसे दवाइयाँ जो चलती है दिमाग की, वो चलाई जाती ताकि कुछ समय में माहौल के बाद में ठीक हो सके। इसी करके आपको अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या रहेगा, हरियाणा में महिला दिवस पर कितनी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, टोटल 16 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है हरियाणा में महिला दिवस के ऊपर। इन 16 खिलाड़ियों में से आप जो खास खिलाड़ी का नाम याद रखोगे उनका नाम है मनु भाकर, जिनका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इसके अलावा फरीदाबाद से रिदम सांगवान है, कुरुक्षेत्र से रमिता जिंदल है, हिसार से अंतिम पंघाल है, भिवानी से प्रीति पंवार है, सिरसा से भजन कौर है, चरखी दादरी से विनेश फोगाट है, जींद से अंशु मलिक है, रोहतक से रितिका हुड्डा है, पानीपत से निशा दहिया है, भिवानी से जस्मीन लैम्बोरिया है, झज्जर में से ही दीक्षा डागर है, सोनीपत से किरण पहल है और पंचकुला से रेजा ढिल्लो है। इनको सबको सम्मानित किया गया है और इनमें से मेन आप एक याद रखोगे जिनका नाम आपको याद रखना है, मनु भाकर। मनु भाकर का नाम इसलिए याद रखना है कि इनको भी रिसेंटली बीबीसी वुमेन ऑफ द ईयर, इनको ही रिसेंटली अभी वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया। एक बात ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मनु भाकर को याद रखना है आप लोगों को कि एक तो शिपिंग एंड पोर्ट्स डिपार्टमेंट है भारत के अंदर, जो शिपिंग और पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, बंदरगाह वाला डिपार्टमेंट है, जिसके मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। उस डिपार्टमेंट के अंदर ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया दिया गया है। आपके नाम से एक भारत का राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है ग्वालियर, और ग्वालियर के अंदर आपके नाम से शूटिंग एकेडमी भी बनाई जा रही है। आपको हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी एडिशनल बना दिया गया है। इसके अलावा आपको अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भारत की राष्ट्रपति जी आई थी, वहां पे भी सम्मानित किया गया था। डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपको जो है ना सम्मानित किया गया था। तो ऐसे कई सारे अवार्ड आपके नाम अब हो चुके हैं। बाकी पेरिस ओलंपिक को तो आपको भूलना ही नहीं है, 2 मेडल आप लेके आई थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में आप इंडिविजुअल मेडल लेके आई कांस्य पदक, और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक लेके आई मिक्स में सरबजोत सिंह के साथ में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में बन सकता है, वो ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले 17 जनवरी की बात है, राधे राधे डियर, ठीक है ना, 17 जनवरी 2025 के दिन भारत के राष्ट्रपति जी ने आपको भारत में सबसे बड़ा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सम्मान दिया था, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी होने के चलते संभवतः आपको सबसे बड़ा सम्मान अगर मिलता है तो वो यही मिलता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हालांकि ये पहले अवार्ड आपका अलग नाम से पुकारा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया था भारत के प्रधानमंत्री जी ने, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया अभी। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना की शुरुआत हुई है। तो गवाहों की सुरक्षा के लिए हरियाणा में साक्षी संरक्षण योजना, ओरिजिनल योजना का नाम तो ये है, लेकिन इसका एक अनदर नेम भी है, गवाह संरक्षण योजना भी इसको कह देते हैं। मतलब हरियाणा गवाह संरक्षण योजना भी कह देते हैं, ओरिजिनल नाम इसका ये है हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग कि हरियाणा में गवाह संरक्षण योजना है, इसको लॉन्च किया है नायब सिंह सैनी ने। अब थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगी। क्या होता है कि जिन पर्सन को मृत्यु दंड मिल जाता है, भाई सजा हो सकता है उनको फांसी की सजा सुना दी जाए, किसी को जीवन भर के लिए जेल के अंदर उम्र कैद की सजा मिले, 7 साल की सजा मिले, या 7 साल से ज्यादा 10 साल 15 साल 20 साल ऐसी सजा मिले, इस केस में किस पर्सन ने गवाही दी है उसके गवाही पे ही वो सजा डिसाइड होती है। कि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन ने गवाही दी है कि हाँ मैंने इसको ये क्राइम करते देखा है पर्टिकुलरली, तो अब आपको ये अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो एविडेंस के आधार पे काम करते हैं। और एविडेंस के आधार पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि आपने एविडेंस सबूत बता दिया गवाह, अब उस गवाह की जान को खतरा हो सकता है इस गवाही के चलते हुए, उसको संरक्षण देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। यह पहल भारत के बदलते कानूनी ढांचे और हाल ही में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का एक अनुरूप है।
इसमें क्या है सर, इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों के गवाह भी इस मामले में शामिल होने वाले हैं। 3 कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। जैसे लिस्ट 1 में होगी जिन गवाह और उनके परिवार को जान का खतरा है। इसके अलावा लिस्ट बी में जिन गवाहों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है कि तूने गवाही दी है, अब तेरी जमीन हड़प ली जाएगी, तेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, समथिंग ऐसी टाइप की धमकियां आती है। लिस्ट सी में डराने, धमकाने या उत्पीड़न के गवाह की गवाही को प्रभावित हो सकता है कि गवाह से पहले ही, जैसे पता लगे कि ये बंदा गवाही देने वाला है, उससे पहले उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ताकि वो लास्ट में एक बार तो गवाही दे देता है, फिर फाइनल कभी होता है तो वो मना कर जाता है, मुकर जाता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा था, ये बहुत ठीक आदमी है। तो इससे क्या होता है कि पूरा केस चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है, गवाही प्रभावित हो जाती है। इन चीजों को रोकने के लिए ये हरियाणा के अंदर गवाह संरक्षण योजना या साक्षी संरक्षण योजना को स्टार्ट किया है। इसमें क्या क्या चीजें सर अप्लाई की जाएगी? इसमें संपर्क रोकथाम होगा, मतलब सुनवाई या जांच के दौरान गवाह और आरोपी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, संचार की निगरानी होगी। इसका मतलब जैसे कोई ईमेल कर रहा है, कोई फोन कर रहा है उनको, या कोई मैसेज भेज रहा है, कोई धमकाने वाले मैसेज भेज रहा है, धमकाने वाली ईमेल भेज रहा है, तो उनको ट्रैक किया जाएगा कि ये पर्सन कौन था। पहचान की गोपनीयता, गवाहों के नए नाम भी, कौन कौन और गवाह देने, जैसे मान लेते हैं अगली पेशी होनी है, कोर्ट में तारीख पढ़नी है, अब ये बंदा गवाह आएगा, उसका नाम पहले से नहीं बताया जाएगा, तो इसकी क्या है, पहचान जो है ना उसको एक ऐसा समझिएगा हाइड रखा जाएगा। स्थानांतरण सहायता, जरूरत पड़ने पर गवाहों को हरियाणा या देश के किसी दूसरी जगह पे ले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो मारने वाले होते हैं, क्राइम करने वाले होते हैं, बड़े सातिर होते हैं, तो अगर ऐसी जरूरत पड़ी, नीड हुई कि उस गवाही की वजह से बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है, किसी क्रिमिनल को सजा मिल सकती है और उसकी जान को खतरा है, तो उसको हो सकता है इस राज्य से बदल के दूसरे राज्य में, और जरूरत पड़ने पे उसको किसी दूसरे देश में भी ले जाया जा सकता है। प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगी उनके घर के आसपास, अगर उनको कहीं किसी घर पे रखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे है, अलार्म सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, उनको दिया जाएगा। ये ट्रायल वगैरह सारे इन कैमरा ट्रायल होने वाले हैं, गोपनीय रूप से किया जाएगा ताकि गवाही जो है ना उसकी उजागर ना हो सके। ये सब कुछ एड ऑन किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब गवाह संरक्षण योजना को सर लागू कौन करने वाला है? इसको लागू करेंगे, विटनेस प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा इसका एक प्रॉपर, इसको हिंदी में कहते हैं गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। और इसका नेतृत्व कौन करेगा सर? इसका नेतृत्व करेगा पुलिस उपायुक्त करेगा, ध्यान रखना, या पुलिस अधीक्षक करेंगे, जिसको एसपी कहते हो या आप डीएसपी के नाम से जानते हो। ये अधिकारी मामलों की जांच कर सुरक्षा आदेश जारी करेंगे। गवाहों को दी जाने वाली सुरक्षा आमतौर पर 3 महीने की अवधि की होगी। भाई मतलब ये प्रोटेक्शन जो होगी ना, ये गवाही के 3 महीने के, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़े तो इसको आगे बढ़ा भी दिया जाएगा आवश्यकता के अनुसार। तो हरियाणा सरकार की ये पहल है, न्याय प्रणाली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक चीज आपको और बताता हूं मैं, हरियाणा के अंदर एक फोरेंसिक साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो भी सेटअप किया जाएगा। दुनिया में अभी करंट में एक ही मात्र जो है ना नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है, या वर्ल्ड फोरेंसिक यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं उसको, ये है गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना, गुजरात में दुनिया में एक ही मात्र है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक सेंटर चलता है दिल्ली के अंदर, चलता है न्यू दिल्ली के अंदर एक उसका सेंटर चलता है। उसके अंडर में ही एक 50 एकड़ के अंदर, हरियाणा में भी कहां होगी उसका अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी कौन सी जगह, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, लेकिन हाँ अभी के लिए इतना कि 50 एकड़ जमीन के ऊपर हम बनाने वाले हैं, पर्टिकुलरली क्या 50 एकड़ जमीन के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा फॉर फोरेंसिक साइंस। ये फोरेंसिक साइंस क्या होती है सर? किसी अपराधी को पकड़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ये कैसे जरूरी है सर? ये जैसे अब एक बात बताओ, माननीय कोर्ट है, अगर आप जज होते तो आप किस बात का, आप किसी का ऐसा तो है नहीं कि आप सिंपैथी कार्ड से आप उसकी बात मान जाओ, कोई आपके आगे रोने लग जाए, मेरे तो पेट दुख रहा है, मेरा तो सर दुख रहा है, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, इन चीजों से तो आप न्याय नहीं देने वाले। आप तो एक्चुअली न्याय देने वाले हो एविडेंस के आधार पे, सबूतों के आधार पे। सबूत कहां से आएंगे? सबूत आते हैं या तो ब्लड सैंपल से आते हैं, फिंगरप्रिंट से आते हैं, फुटप्रिंट से आते हैं, ये सिंबल होंगे। इनके लिए बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है ना, अभी हर चीज की पढ़ाई हो रही है, पढ़ाना जरूरी है ताकि प्रॉपर तरीके से इस चीज में भी हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर पाए। इसी के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा हरियाणा में। भारत में पहली बार 50 एकड़ जमीन के ऊपर जो है ना वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने जा रहा है। स्टेट सिलेक्ट कर लिया गया है हरियाणा, जगह सिलेक्ट होगी जैसे ही, तब मैं आपको करंट अफेयर क्लास में अपडेट जरूर कर दूंगा, ठीक है।
चलो सर, अगला सवाल आपका कौन सा रहेगा? क्यों चर्चा में? इसका रिवीजन ले लेते हैं फटाफट एक बार हम लोग। चर्चा में क्यों है कि हरियाणा सरकार ने गंभीर आपराधिक मामलों के गवाहों में सुरक्षा देने के लिए गवाह संरक्षण योजना 2025 लागू की है, या इसको गवाह या साक्षी संरक्षण योजना, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। किसने घोषणा की थी? मुख्यमंत्री जी ने की थी। किन पे लागू होगी? सवाल पूछा जाए तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर वाले हैं। बीएनएस और जो पॉक्सो एक्ट है 2012, इनके अंदर भी इसको कवर किया जाएगा। जो खतरे की श्रेणियां कौन कौन सी है? डेंजर जोन कौन कौन से? 3 जोन है, जिसकी जान को खतरा होगा, सुरक्षा संपत्ति को खतरा होगा, या किसी को धमकी भरे मैसेज वगैरह मिल रहे हैं। सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? उनकी पहचान है, उनका नाम बदल दिया जाएगा। भी मान लो मैं गवाही दे रहा हूं, मेरा नाम सुनील है, सुनील से बदल के मेरा नाम अनिल कर दिया जाए। सीसीटीवी सुरक्षा होगी, इन कैमरा ट्रायल होगा, और आरोपी से डायरेक्ट उनको संपर्क नहीं रखा जाएगा। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा? इनको विटनेस प्रोटेक्शन सेल बनेगा एक, जिसका नेतृत्व डीएसपी या एसपी करने वाले हैं। 3 महीने की इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी दी जाएगी। टारगेट क्या है सर? न्याय प्रणाली को मजबूत करना, गवाहों की सुरक्षा करना और निर्भीक गवाही को बढ़ावा देना, ये टारगेट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी था, और बाकी सभी बच्चों के लिए इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना आप लोग। हरियाणा सरकार ने राज्य भर में अधिकार क्षेत्र वाली कितनी विशेष अदालतें स्थापित करके गो संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के तीव्रता से निपटाने का निर्णय लिया है? हरियाणा के अंदर स्पेशली अदालतें, ठीक है ना, स्पेशली अदालतें जो है ना गो संरक्षण से संबंधित जो है ना आपकी अदालतें हैं, विशेष अदालतें स्थापित करके गो संरक्षण अधिनियम, तो उसके लिए टोटल जो है ना 4 अदालतों को सेटअप किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए ठीक है। राज्यपाल ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को मंजूरी दी है, इससे नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में विशेष अदालतें हैं वो सेटअप की जाएगी। इन अदालतों का नेतृत्व वरिष्ठतम जो आपके आधिकारिक अतिरिक्त जिला है या न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश हैं, ये वाले करने वाले हैं, इनकी अध्यक्षता करेंगे। अब इन नूंह जिले के अंदर नूंह, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी, भिवानी, इन जिले के सारे कवर हो जाएंगे। पलवल वाली में पलवल से लेके और आपके सोनीपत, जिसमें गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, ये भी कवर हो जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग डियर। और इसके अलावा अंबाला के अंदर जो है ना पंचकुला, अंबाला, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये कवर हो जाएंगे। हिसार वाले में हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल है, इनके मामले कवर हो जाएंगे। वैसे हरियाणा में गो संरक्षण के लिए कानून कब बना था सर? 2015 में। क्यों बना था कानून सर? ताकि गायों की हत्या पर रोक लगाई जा सके। इसका टारगेट था गो मांस की खपत को कम करना है। आत्मरक्षा में दुर्घटनावश गायों को मारना कानून के तहत हत्या नहीं माना जाता है, ये बात याद रखना। लेकिन गायों को जानबूझ के मारना, उनकी हत्या करना, उन पे बलि करना, उनका बलि चढ़ा देना, ये सब चीजें जो ना रोकवाने के लिए थी। भी आत्मरक्षा में हो सकता है कोई आपके आगे एकदम दुर्घटना होगी, एकदम से गाय आगे आ गई और आपकी गाड़ी के आगे आने की वजह से आपका भी एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट में गाय की डेथ होगी, तो वो चीज इस संरक्षण से बाहर है। लेकिन जानबूझ के गाय का मांस, गो मांस, बीफ के रूप में कोई बेच रहा है, उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। ये इसके लिए सरकार ने एक विशेष गो संरक्षण बल भी बनाया है। ये टास्क फोर्स है जो कि पशु तस्करी होती है, लोग गाय भैंसों को भर भर के लेके जाते हैं ट्रक के अंदर, एक जगह से दूसरे जगह पे बूचड़ खाने होते हैं, उन पे कार्रवाई करवाई जाती है। इसके लिए हरियाणा में जो गो संरक्षण आयोग 2015 में बोर्ड बना था, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रख लेना, श्री श्रवण कुमार गर्ग है। ऑलरेडी एक हरियाणा के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से रिवाइज भी हो सकता है। और भी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं क्या सर? हाँ, जैसे श्याम सिंह राणा, ये पशुपालन और डेयरी मंत्री संबंधित, मतलब आप समझ जाइएगा कि जो ये डिपार्टमेंट है किसके अंडर आएगा, श्री श्याम सिंह राणा के पास में। श्री पूर्ण यादव है माननीय उपाध्यक्ष और गो सेवा, हरियाणा गो सेवा आयोग के अंदर ये उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष तो है श्रवण कुमार, उपाध्यक्ष है श्री पूर्ण यादव। अच्छा, इसी डिपार्टमेंट में आयुक्त और सचिव कौन है सर? ये है श्री विजय सिंह दहिया। बाकी इसके सचिव अभी के लिए पोस्ट खाली है, लेकिन अभी के लिए करंट डेटा ये है आपका। अगली बात है कि अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये खिताब किसे मिला है? बहुत ही प्यारा सवाल है, जरूरी याद करने वाला सवाल है। अभी रिसेंटली हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी अवार्ड? स्पोर्ट्स स्टार फीमेल कैटेगरी अवार्ड 2024 का मिला है मनु भाकर को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। ये मिला है वन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का मिला है पीआर श्रीजेश को, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। वुमेन का मिला है मनु भाकर को, जो कि शूटिंग की खिलाड़ी है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड ओवरऑल जो ये मिला है स्वप्निल कुसाले को मिला है, जो कि शूटिंग के ही है। और स्वप्निल कुसाले याद होगा महाराष्ट्र के हैं। अगर आपने ओलंपिक को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक 2024 में आपने 50 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है ना वो कांस्य पदक जीता था, ये याद रखना आप लोग। 50 मीटर एयर राइफल में आपने कांस्य पदक जीता था, आपका नाम ये याद जरूर करना है आपको।
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर। हमारे पास में यहाँ पे काऊ हत्या डेली ट्रक बार बार जाते हैं। हाँ वो तो खैर ट्रक वाले तो काऊ हत्या क्या अपनी भी हत्या करी जाते हैं। बच के चला करो, रोड के ऊपर खास ख्याल रखा करो, साइड में चला करो, अच्छे से चला करो, और ज़्यादा ऐसे जुम करके करतबबाजी भी नहीं दिखाने है रोड के ऊपर। ट्रक है, बस है, ऐसे बड़े साधन आते हैं तो इनके साथ में रेसिंग लगाने की जरूरत नहीं है। इनको क्रॉस करने की ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम से क्रॉस कर लिया करो, रुक जाया करो। 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाओ वो चलेगा, जिंदगी भर के लिए जान चली गई। और जान जाने से भी ज़्यादा ये कि हाथ गोडे टूट गए तो फिर गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सारी चीज़ें मुसीबतों की होती है, तो साधन रोड पे चलाते समय खास ख्याल। कार चलाने वालों को मेरी हिदायत है 80 से ऊपर जाने से पहले घर वालों के बारे में सोच लेना, खतरा ही है, कंट्रोल नहीं होगी। आजकल की गाड़ियों में बैठते पता नहीं लगता कब गाड़ी 100-150 की स्पीड पे चढ़ जाएगी। तो क्रूज कंट्रोल रखो, 80 से ऊपर जाओ ही ना, कोशिश करो यही। ओवरटेकिंग में कभी कभार जरूरत पड़ता है, 80-90 जा रहे हो बात अलग है, लेकिन अमूमन चलाओ यही। बाइक स्कूटी चला रहे हो तो भैया तुम्हारी स्पीड 40-50 है, बस इससे ऊपर तुम्हें कोई करतब नहीं दिखाने हैं। ओवरटेकिंग में 60 तक जा सकते हो, बात अलग है, जरूरी पड़े इमरजेंसी पड़े तो, अदरवाइज इस स्पीड को बांध लो। गाड़ी की एवरेज, बाइक की एवरेज, माइलेज, साधन बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी जीवन है वो सुखद रहेगा, एवरेज अच्छा मिलेगा, मेंटेनेंस भी प्रॉपर रहेगी। ठीक है, चलो खैर, राधे राधे डियर। अगला जो सवाल है हमारे पास में, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कौन हरियाणवी पुरुष बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं? तो हरियाणा में प्रोफेशनल बॉक्सर जो है ना वो कौन बने हैं? आपका नाम है अमित पंघाल। बहुत अच्छा सवाल है, अमित पंघाल प्रोफेशनल बॉक्सर है। अमित पंघाल जो है ना ये रजत पदक विजेता है विश्व चैंपियनशिप के अंदर, याद रखना आप लोग। उन्होंने अमेरिका की प्रतिभा प्रबंधन कंपनी क्रिटिकल स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ में समझौता भी किया है। अमित पंघाल भारत के सबसे सफल पुरुष बॉक्सर में इनका नाम शामिल हुआ है। भारत में कुछ और भी बॉक्सर हैं, जैसे कि हवा सिंह भी रहे थे, उमरावास के थे, 1961-72 के बीच लगातार 11 राष्ट्रीय पदक जीते थे इन्होंने, है ना। राधे राधे डियर। मनोज कुमार भी है, कैथल के राजौंद गांव के रहने वाले, 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है ना इन्होंने लाइट वेल्टर वेट डिवीजन में गोल्ड मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह भी हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास के रहने वाले, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो एक काफी फेमस बॉक्सर और भी है हरियाणा के। अगला हमारे पास में सवाल कौन सा बनेगा सर? अगला सवाल है कि हरियाणा में हाल ही में किस शहर में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं? तो ये मानेसर के अंदर पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं आपके, ठीक है ना, 2025 मार्च के अंदर हुए हैं। हरियाणा का 2020 के अंदर जो है ना एक नया नगर निगम बना था ये, ठीक है ना, नया नगर निगम बना था ये हरियाणा का। हरियाणा में टोटल नगर निगम कितने? अभी 11 नगर निगम है करंट में, अभी टोटल 11 नगर निगम है हरियाणा के, याद रखना आप लोग। 11वां यही था आपका। इससे पहले वाला 2015 के अंदर सोनीपत आया था। इसके बाद में आता है हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और शहरी गरीब परिवार मतलब शहर में रह रहे हैं गरीब परिवार, तुमने इनको नाम सुना होगा, पीवीटीजी के नाम से जानते हैं इनको, जो आपके ये पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग। जैसे किसी ओवर ब्रिज के नीचे तुमने इनको रहते देखा होगा, कभी इनके पास में प्रॉपर घर तो होता नहीं है, मांग तांग के ही अपना जीवन का गुजारा करते हैं ये लोग। इन लोगों को प्रॉपर घर देना, इनको सैनिटाइजेशन की सुविधा, खाना पानी वगैरह का, रोजगार में भी इनको इन्वॉल्व करना, बहुत ही कम इनके पास में फाइनेंशियल इनकम रहती है। तो 1.5 लाख की वित्तीय सहायता और 30 वर्ग गज का जो है ना इनको एक प्लाट दिया जाएगा। निम्न आय वर्ग के परिवारों को घर बनाने में इसका टारगेट होगा। ये मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का सीधा सीधा टारगेट है ये। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है HORC परियोजना किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए काम कर रही है? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की अगर मैं बात करता हूं तो ये 2 शहरों को जोड़ने का काम कर रही है, एक है पलवल और एक है सोनीपत। पलवल और सोनीपत को जोड़ने का काम कर रही है। पलवल से सोनीपत तक गुरुग्राम, मानेसर और खरखोदा के रास्ते से जोड़ना, इनको कनेक्ट किया जाएगा, इसका सीधा सीधा टारगेट है ये। दिल्ली की जो भीड़ है उससे बचने के लिए, और दिल्ली की भीड़ से बचने से फायदा क्या होगा सर, क्या करेंगे इतना जल्दी पहुंच के हम लोग? औद्योगिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना। सर ये औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं वहां पे जैसे मान लेते हैं कोई सामान पहुंचाना है, लॉजिस्टिक का सामान पहुंचाना है, कोई आपने डिलीवरी वगैरह देनी है, कोई एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट लगने हैं किसी एक जगह पे, दूसरी जगह पे कोई सामान मशीनें वगैरह सेटअप होनी है। दिल्ली भीड़ को क्रॉस करके जाना आसान होता नहीं है। तो इस चीज के लिए जो है
ना ये एक कॉरिडोर होगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी जाया जा सके। इसी महीने में कंप्लीट होने की लगभग उम्मीद है ये। रैपिड ट्रांजिट प्रणाली RRTS 2025 चालू होने की संभावना। हरियाणा से होकर गुजरने वाले कौन से क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, इसको लागू होने की संभावना है। तो ये जल्द ही जो है ना लागू की जाएगी। हेलो डियर, हेलो हेलो। तो इसका ठीक आंसर रहेगा दिल्ली अलवर वाला, ठीक है ना, दिल्ली अलवर वाला जो रैपिड ट्रांजिट प्रोग्राम है, जो कि हरियाणा से होकर गुरुग्राम, रेवाड़ी, धारूहेड़ा के रास्ते अलवर राजस्थान तक जाने वाला है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली से अलवर के बीच में यात्रा समय को जो ना 2 घंटे से घटा के 1 घंटे तक का कर देगा, लगभग हाफ कर देगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC जो है इस प्रोजेक्ट को विकसित कर रही है। 2025 तक जो है शुरू होने की इसकी लगभग संभावना है, इसी साल के अंदर ही। हरियाणा में भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको IMD कहते हैं, इन्होंने मार्च 2025 के लिए हरियाणा में किस प्रकार के मौसम की भविष्यवाणी की है। तो इस बार का जो मौसम है ना वो सामान्य से ज्यादा तापमान का होगा। हर बार की ये घोषणा होती है सॉरी श्री राधे। देखो हर बार की घोषणा होती है 5 से 6 दिनों का लू चलने का, ठीक है ना। लू उत्तर भारत में चलती है, गर्म हवाओं को लू बोलते हैं हम लोग। इस बार इसको डबल बताया गया है, लगभग 12 से और 15 दिन के आसपास जो है ना ये लू चल सकती है। तो सामान्य से गर्मी, इस बार आपने देखा होगा सर्दी तो वैसे भी नहीं आई थी, हालांकि आज पर्टिकुलरली जो है ना सर्दी है, ये ध्यान रखना है आपके पास में। HCS के लिए हरियाणा GS का बैच है, अच्छा अकेला हरियाणा GS का बैच अपडेट कर दूंगा जल्दी, डियर अपडेट हो जाएगा अकेला हरियाणा GS का। चलो सर, अगला सवाल क्या है। भारत मौसम विज्ञान 2 मार्च, वैसे धारशिला बैच है लेकिन अकेला हरियाणा GS का अपडेट हो जाएगा जल्दी। चलो सर, ये तो हो गया। अगला सवाल है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के कादरपुर स्थित प्रशिक्षण अकादमी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको CRPF के 55वें बैच के प्रशिक्षकों, जो ट्रेनर होते हैं, रिक्रूटर होते हैं, उन अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में कार्यभार संभाला था। तो अभी रिसेंटली गुरुग्राम के अंदर पासिंग आउट परेड का कार्यभार संभाला था। देखो इनका टारगेट मेन यही होता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि CRPF के जितने भी नवनियुक्त अधिकारी है, जनता की सेवा करने के लिए, जन कल्याण को प्राथमिकता देने का निर्णय लेने का आग्रह किया। भाई तुम्हारा पहला काम है, तुम जनता के लिए चुने गए हो तो जनता की सेवा ही तुम करना। कर्तव्य और जिम्मेदारी पे जोर दिया, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना है हमेशा तुम्हें। 6 मार्च 2025 को 2 महिलाओं सहित टोटल 39 ट्रेनर थे, उनको इस अकादमी से जो है ना बेसिकली स्नातक हुए हैं ये, और इनको 52 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है। अब ये टोटल भारत में सारी ये फोर्सेस है कौन कौन सी, आइए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। भारत में एक तो असम राइफल्स है, जिसको आप AR के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। 1835 में मिलिशिया के रूप में कछार लेवी के नाम से इसको जाना जाता था। इसका टारगेट था ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना, ब्रिटिश चाय बागानों से रक्षा करना, इसका काम यही था। इसका प्रेजेंट में उद्देश्य यह है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसमें आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। भारत चीन, भारत म्यांमार सीमाओं पर रक्षा करना आज इसका काम है असम राइफल का। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने, भारत चीन का युद्ध हुआ था ना 1962 में, उसमें श्रीलंका के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना 1987 के रूप में इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना भूमिका निभाई थी, ये ध्यान रखना है आपको। एस्टेट का पेपर कल है, अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है डियर हमारे पास में, ठीक है ना, लेकिन जैसे कोई कंफर्मेशन आता है तो मैं आपको जरूर शेयर करता हूँ। अप्रैल में संभावना तो है लेकिन वो अभी के लिए कंफर्म नहीं है। मुझे भी आज ठंड है, मुझे कल भी ठंड महसूस हो रही थी, मैंने तो अभी भी स्वेट्स डाल रखा है, ठीक है ना। हालांकि मैं थोड़ा जब ये वीकेंड का क्लास लेता हूँ तो अभी अपना भगवान की कृपा से नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर का, तो वहाँ पे मतलब वीकेंड पे चला जाता हूँ मैं, तो इस करके अभी मैं वहीं पे बाहर, मतलब अभी आजू बाजू तो खैर स्थितियाँ से इंटीरियर काम चल रहा है। किसी दिन मैं आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी डाल के दिखाऊंगा, एक्सटीरियर तो दिखा दूंगा, इंटीरियर भी दिखा दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को पूरा या एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। तो मैं तो बाहर बैठा हूँ फिलहाल, ये थोड़ा स्वेट्स वगैरह डाल रखा है, पर आज ठंड है, कल भी ठंड थी, आज भी ठंड है, कहीं शायद वेदर चेंज हुआ होगा। एनीवे खैर, अगली बात करते हैं हम लोग BSF की बात करते हैं हम लोग। BSF का मतलब क्या है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना करते हैं इसको हम लोग, सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं। आदिवासी इलाकों के अंदर जो है ना असम राइफल का नाम जुड़ा है। आदिवासी लोग तो बल्कि इसको उत्तर पूर्व का मित्र भी कहा करते हैं।
अब सीमा सुरक्षा बल कब बना था सर? हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है ना वो बना था 1965 को बना था। इसका टारगेट क्या है सर? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना है, साथ ही कश्मीर क्षेत्र में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है ना जो उग्रवाद होता है, मतलब नेशनल जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके अंदर उग्रवाद का जो बहुत बढ़ावा हो रहा है उसको रोकना टारगेट है हमारे पास में, ठीक है ना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना अब इसका टारगेट है। और इसका विंग एयर विंग है, समुद्री विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, कमांडो यूनिट्स है, ये सारे जो है ना इसके अंदर आती है, बीएसएफ के अंदर आती है हमारे पास में। इसके बाद में अगली बात आती है सीआरपीएफ की आती है हमारे पास में, ठीक है ना। वैसे बीएसएफ ना भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। सीआरपीएफ की बात करें यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें तो ये 1939 में आया था। इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा करते हो आप लोग। स्वतंत्रता के बाद में 1949 सीआरपीएफ के रूप में जो है ना ये सेटअप हो गया। इसका टारगेट है भीड़ नियंत्रण। कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, मेले वगैरह लग जाते हैं या कोई मंत्री वगैरह आता है उस टाइम पे कंट्रोल करती है ये, या कहीं पे दंगे हो रहे थे, दंगे फसाद, उस टाइम पे आपने देखा होगा ये सीआरपीएफ जाती है। काउंटर मिलिट्री या उग्रवाद संचालन का काम करती है। तो भारत में केंद्रीय प्रमुख केंद्रीय बल यही आता है। एक आपने इंडिया में आईटीबीपी सुना होगा। अब ये क्या होता है सर? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोलते हैं इसको हम लोग। 1962 में सेटअप हुआ था। इसका टारगेट है कराकोरम दर्रा लद्दाख से जेलपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा पर तैनात भारत चीन सीमा का 3488 किलोमीटर को कवर करना है। भारत चीन सीमा के पश्चिमी मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊंचाई पर सीमा की चौकियों की निगरानी करना है। और आईटीबीपी एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है जो प्राकृतिक आपदाओं का जो प्रथम प्रतिक्रिया का के नाम से जानते हैं। कहीं पे लैंड स्लाइडिंग हो गया है, बर्फ गिर गई है, उन जगहों पे जो है ना ये बड़े काम आते हैं ये लोग। एक भारत में एनएसजी भी है, हरियाणा डी ग्रुप में इसके बारे में पूछा भी गया था, ध्यान रखना इसके बारे में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, 86 से काम करने लगा था ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंडर। इसका एक ऑपरेशन सेंटर हरियाणा के मानेसर में है। ऐसा सवाल ऑलरेडी आ चुका है पेपर में, ठीक है। इसका टारगेट भी क्या है? आतंकवादी विरोधी या कोई एकदम से कोई आकस्मिक बल के रूप में काम करना, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दे, कोई अटैक कर दे तो वहां पे ये काम करता है। टास्क फोर्स है आती है इसके अंदर, स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स आती है, स्पेशल रेंजर ग्रुप आता है इसके अंदर। एक अपने इंडिया में एसएसबी भी है। एसएसबी कब बना था सर? सीमा सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं इसको हम लोग। 1963 में बना था। ये क्या करता है सर? ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करता है। ये सीमा सुरक्षा को बढ़ाना, सीमा पार अपराध हो रहे हैं उनको रोकना, और किसी तरीके से कोई तस्करी करता है, मानव तस्करी करता है, इलीगल तरीके से भारत में कोई आता है, उनको रोकने के लिए ये काम करता है। एक भारत में सीआईएसएफ भी है। ये 1986 के अंदर बना था। इसका टारगेट है इंडिया के अंदर ओवरऑल सुरक्षा देना होता है। एयरपोर्ट वगैरह पे भी सिक्योरिटी देते हैं, बुनियादी ढांचे के रूप में भी ये काम करते हैं आपके। तो फायर विंग वाली एकमात्र सीआरपीएफ यूनिट है आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये भारत के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस आती है सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको और अलग से कुछ भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पढ़नी होती है। एक असम राइफल आपको याद रखनी है। एक असम राइफल के बाद में आपके पास आती है बीएसएफ आती है। बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ आती है। सीआरपीएफ के बाद आईटीबीपी आती है। आईटीबीपी के बाद एनएसजी आता है, एक एसएसबी आता है, एक सीआईएसएफ आता है आपका। इसके अलावा आता है हमारे पास में और तो इतनी ही आपकी। अगर आपने सीईटी का संपूर्ण बैच नहीं लिया है तो ले लेना प्लीज, ठीक है ना। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को ले सकते हो आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थी? अभी रिसेंटली 72 नंबर का वार्षिक दीक्षांत समारोह था। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है ना, यहाँ पे आप गई थी। और यहाँ पे देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, मनु भाकर को भी सम्मानित किया था। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे पास में, ठीक है ना। हाँ डियर, वो कमांडो विंग्स ही होती है आपकी, एनएसजी स्पेशल कमांडो फोर्सेस ही होती है डियर, बिल्कुल। 72 नंबर का कॉन्वोकेशन था आपका। दीक्षांत समारोह का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति जी जो है ना इनको मेडल से सम्मानित करती है। मतलब इनको डिग्रियां वगैरह जो है ना बांटी जाती है स्पेशली, और कोई गोल्ड मेडल के लायक है तो इनको गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति जी थी और आयोजन किया था पंजाब के अंदर एक पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ के अंदर है। यहाँ पे 2025 के डिग्री और गोल्ड मेडल वगैरह बच्चों को दिया गया था यहाँ पे। और चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, पर ये यूनिवर्सिटी बनी कब थी? 1882 में बनी थी, लाहौर में बनी थी। अब ये पाकिस्तान में हो गया और विभाजन के बाद में इसको फिर से सेटअप किया गया, चंडीगढ़ के अंदर सेटअप कर दिया गया इसको, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी भारत के एक अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जानी जाती है ये वाली। 3 दिवसीय चैत्र चौदस का मेला 27 से 29 मार्च 2025 तक हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित किया गया?
3 दिवसीय चैत्र चौदस का मेला ये सरस्वती तीर्थ पेहोवा में आयोजित किया गया था आपका। इसका आयोजन 27 से 29 मार्च 2025 तक हुआ था। मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा में सरस्वती तीर्थ के ऊपर आयोजन हुआ था। धार्मिक स्थल माना जा रहा है। चैत्र चौदस के टाइम पे हर साल ही सेलिब्रेट किया जाता है ये। सरस्वती नदी में स्नान करना, पितरों को तर्पण देना, श्राद्ध का अनुष्ठान करना, भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन, ये सब चीजें इसके अंदर आती है आपकी। ठीक है, हरियाणा के एक आर्ट एंड कल्चर के अंदर से एक अच्छा सवाल निकल के आता है ये वाला। इसके बाद में ये तो मैंने बता दिया था डिस्ट्रीब्यूशन जो यूटिलिटीज है उसके अंदर बेस्ट जो आपका रैंकिंग आई है या DUR रैंकिंग आई है, उसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को पहला स्थान मिला है। UHBVNL उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को पहला स्थान मिला, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को दूसरा स्थान मिला। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है सर, मतलब ये किस प्रकार की रैंकिंग है? मतलब आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग है, इसमें क्या है? इसमें रैंकिंग है कि आपने उपभोक्ताओं को कितना संतुष्ट किया। मेनली तो आपके पास में जो बिजली के बिल आते हैं ना, वो UHBVN का आता है या DHBVN का आता है, एक दिन पहले भी बता रहा था मैं आपको। आपके पास कितनी प्रॉपर बिजली आ रही है, अगर लाइट कट गई है, खराब हो गई है, तो उसको कितना जल्दी रिपेयर किया जा रहा है, बिजली की अच्छी गुणवत्ता इन द सेंस की आपके पास में प्रॉपर 220 वोल्टेज है, यही दी जा रही है, सही ढंग से आपके पास में बिलिंग सिस्टम आ रहे हैं, गलत बिलिंग नहीं ली जा रही है आपसे, इन सभी की गुणवत्ता के आधार पर ये वाली रैंकिंग दी जाती है। हालांकि आपसे प्रैक्टिकली पूछूं तो आप कहोगे कहाँ सर बिजली कहाँ आती है, अब तो बिजली वैसे ये गायब करे रखेंगे, आती कहाँ है सर, आती है जाती है 24 घंटे, भले ही कह रहे हैं, पर है नहीं सर ऐसा। किताबों की बात और प्रैक्टिकली कुछ और बात है। कुछ बातें राज की होती है, उन्हें राज ही रहने दिया जाए, ठीक रहता है। तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं आजकल ये लोग, ठीक है, तो ऐसे कई सारे काम कर रहे हैं। इनका टारगेट है भविष्य का कि 100 मीटर 100% जो है ना ये स्मार्ट मीटर लगा दे हरियाणा के अंदर, पहले से रिचार्ज करके, और जिसके अंदर बिजली, जैसे स्मार्ट मीटर का मतलब आपके फ्रिज ने कितनी बिजली खाई, आपके AC ने कितनी बिजली खाई, आपको सब पता लगेगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो ना, उसी सेम तरीके से चलेगा ये वाला सिस्टम भी आपका। हरियाणा में E-ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? तो हरियाणा में E-ऑफिस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है NIC ने किया है। NIC का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इन्होंने E-ऑफिस सिस्टम को विकसित किया है। सर ये E-ऑफिस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस है। इसका क्या मतलब है सर? जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनके अंदर पेपरलेस काम होगा, मतलब बिना कागज के आसानी से काम होगा। जहां पे भी मान लो एक जगह दूसरी जगह कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, आप ईमेल भेजोगे वहां पे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर के थ्रू ही लिंक होगा, मेल भेजने की जरूरत नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो है ना वो डेटा शेयर किया जा सकेगा, कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा। तो सरकारी कार्यालयों में कागजी दस्तावेज को कम करना है, फाइलों के डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड रखना है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, और डेटा जो है ना कोई भी काम है वो बड़ा ऑन द स्पॉट हो सकेगा इससे, डिजिटल अगर डेटा सारा हो जाता है तो हरियाणा सरकार E-ऑफिस प्रणाली लागू कर रही है ताकि कार्य में कुशलता हो सके, स्किल्ड वर्क हो सके, और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, भ्रष्टाचार ना के बराबर हो सके। तो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी हो जाएगा, आप पता भी लगाया जा सकेगा कि आपने कितना काम किया है, ये ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम भी हो जाएगा, सिक्योरिटी भी प्रॉपर हो जाएगी वाली, और ये जो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ करप्शन है उसमें भी बहुत कमी आएगी डियर हमारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे कि NIC क्या है सर? NIC है मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि METI के तहत काम करने वाली एक संस्था है, जिसमें डिजिटल सेवाएं, E-गवर्नेंस समाधान, IT इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सारा काम NIC ही करता है। सर ये NIC कब बना था? NIC बना था 1976 में। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। सर इसको बनाने वाले कौन है? भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, METI डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। सर इसको क्यों बनाया है? इसका टारगेट क्या है? E-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। E-गवर्नेंस मतलब सारे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट ऑनलाइन काम करे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेपरलेस काम करे। IT सेवा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सेवाएं देना, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाना, आपको उस सॉफ्टवेयर में काम करना, सॉफ्टवेयर को स्टोर करना, डेटा सेंटर देना, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन डेटा ही स्टोर होना, नेटवर्क की सिक्योरिटी देना, साइबर सिक्योरिटी देना, आपको ये सारे काम करना इसका काम है। डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन है, भारत में डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, उसको हेल्प कर रहा है ये। सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दे जिसके अंदर कोई प्रकार का लूप होल ना हो, ताकि कोई उसके अंदर सेंध ना लगा सके, वर्नेबिलिटी ना के बराबर हो, कोई डेटा उसे चोरी ना कर सके, आपका डेटा लीक ना हो सके। इसका NIC का मेन टारगेट ये है।
काम क्या कर रहा है सर, ये ई ऑफिस पे काम कर रहा है, ये जैसे सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह दे रहा है उनको। ई कोर्ट्स है, न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए आईटी समाधान है। जैसे हरियाणा का पहला जिला है सिरसा जिला है, सिरसा जिला के अंदर जो ना क्या हुआ है, ई सम्मन वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है, मतलब एक ट्रायल बेस पे है, भारत में एमपी में किया गया है। ये डिजिटल पेमेंट गेटवे है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो सरकारी सेवाओं के लिए सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। ई हॉस्पिटल है, अस्पतालों के अंदर किसी मरीज का रिकॉर्ड है वो भी ऑनलाइन रखा जाएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। ई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी नागरिक सुविधाएं होती है, नागरिक सेवा होती है, हम अपने जमीन अपने नाम कर रहे हैं, या हम लोग कोई हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से संबंधित कोई काम है, हमारे कोई और डॉक्यूमेंट्स है, हमारे गाड़ी बाइक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उन सभी जो बेसिक सेवाएं हमारी होती है उन सबको ऑनलाइन रखा जाएगा। ई वे बिल है, जीएसटी जो है ना, या लॉजिस्टिक ट्रैकिंग सुविधा होगी। पर्यावरण की निगरानी करना, जो मॉनिटर करना, प्रदूषण, जैसे आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरमेंट में जहां पे भी इशू आ रहा है उसको भी ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। ये सर्विस भी एनआईसी ही देता है हरियाणा के अंदर हो, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राधे राधे डियर। चलो सर, अगला सवाल हमारे पास में क्या आता है सर, अगला सवाल है मेजर अचीवमेंट इसकी क्या है सर, पूरे भारत में सरकारी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क का, नेशनल डेटा सेंटर सेटअप करना। भारत का पहला डेटा सेंटर भी यही सेटअप किया गया था, कोविड के टाइम पे कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका सारा ऑनलाइन डेटा जो है ना आपका सेटअप किया गया था। सरकार से कोई खरीद आपके मार्केट में होती है तो जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस देना। न्यू एज गवर्नेंस है, उमंग एप्लीकेशन बनाया जिसमें सरकारी सेवाओं का एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया, वो भी एनआईसी का ही है आपका। एनआईसी के 3 डेटा सेंटर है इंडिया में, एक है न्यू दिल्ली में, एक हैदराबाद में, एक पुणे के अंदर है। इसके अलावा राज्यों में और जिलों में भी छोटे छोटे मिनी डेटा सेंटर बना रखे हैं आपके, ठीक है ना। तो ये सारा एनआईसी के बारे में है आपका। हरियाणा के पहले हवाई अड्डे को हाल ही में लाइसेंस मिला है, मिल गया लाइसेंस, आने वाले 14 तारीख को लॉन्च भी होने वाला है डियर, 14 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री जी हिसार में आ रहे हैं, हिसार में आके लॉन्च करेंगे इसको, ठीक है ना। और एक यमुनानगर के अंदर भी होगा ये, ठीक है ना। अब देखो कंफर्म हिसार में आके यमुनानगर से करेंगे या हिसार से करेंगे तो देखते हैं, लेकिन ये महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे नंबर 9 पे है और ये हिसार के अंदर पड़ता है। इसके लिए ऑफिशियली लाइसेंस मिल गया है, अब ये स्टार्ट भी होने वाला है। स्टार्टिंग में इसमें वीकली फ्लाइट चलेगी, उसके बाद में धीरे धीरे जो है इसके ऊपर बाकी फ्लाइट चलना स्टार्ट हो जाएगी, डिपेंड अपॉन पैसेंजर्स पे, ठीक है ना। और स्टूडेंट को बड़ा बेनिफिट होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसको लाइसेंस दिया है और ये लाइसेंस स्टार्टिंग का थोड़े टाइम के लिए है, 6 मंथ के लिए है, लेकिन बाद में इसको अपडेट कर दिया जाएगा ये वाला, ठीक है ना। और 5 राज्यों के लिए स्टार्टिंग में होगा, दिल्ली जयपुर है, आपको यहाँ पे फ्लाइट मिल जाएगी आसानी से। इसके अलावा आपको जो है ना यहाँ पे कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ा भी दी जाएगी, शुरुआत में थोड़ी थोड़ी जगह के लिए होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कितने जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट को लॉजिस्टिक हब के रूप में सेटअप करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कितने नए सेक्टर विकसित करने की घोषणा की है, टोटल 41 नए सेक्टर हरियाणा में बनाए जाएंगे। हरियाणा के अंदर प्रमुख निवेशक हरियाणा में जमीन आवंटन पाने वाले में शामिल कौन है सर, तो ये सारे ही है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आदित्य बिरला ग्रुप है, इनके ये सारे के सारे निवेशक है, मतलब फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप करेंगे। जैसे गुरुग्राम के मानेसर के जो आपका हाजीपुर वाला इलाका है उसमें 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट है, वो अपना सेटअप करने जा रहा है, जिसमें भारत के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और के साथ साथ जो है इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी बढ़ पाएगा इससे। हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना लॉजिस्टिक हब बनेंगे। लॉजिस्टिक हब वो होते हैं जहां पे आप ये अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवाते हो ना, तो उनके वेयर हाउसेस टाइप से स्टोर वगैरह होते हैं। नए सेक्टर बनेंगे, जैसे रिहायशी और औद्योगिक व्यवसायिक विकास है वो बढ़ पाएंगे। 10 नए आईएमटी बनेंगे, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे, इससे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और व्यापारिक गतिविधि उसको मजबूती मिलेगी हरियाणा में। बड़े निवेशकों को जमीन दी जाएगी, जैसे फ्लिपकार्ट है इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको जमीनें मिलेगी, अमेजोन को जमीन दी जाएगी। इसके अलावा एम्प्रेक्स ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, मारुति ग्रुप है, इन सभी को जमीनें दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से हरियाणा का इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, हरियाणा के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए। कुछ घोषणाएं हैं वो तो ऑलरेडी मैंने बता दी है आपको। हरियाणा सरकार ने मार्च 2025 में किस योजना के तहत राज्य के 81 गांवों के समग्र विकास के लिए एक पहल स्टार्ट की है। 81 गांवों के लिए एक समग्र विकास की पहल स्टार्ट की है। यह सर्वोदय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सर्वोदय विकास ग्रामीण कार्यक्रम है, इसके लिए किया गया है, ये ध्यान रखना है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ हाँ, फ्लाइट का ट्रायल भी ले लिया गया डियर। थक तो नहीं गए हो आप लोग? हाँ
तक तो नहीं गए हो? टाइम मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास हो गया है क्लास का। सोना तो नहीं है कहीं सोचो कि सर हमारा वीकेंड आप तो मतलब डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ बता देना थोड़ा। ये तो चलो हो गया, कहते हो तो फिर इसका पार्ट 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, आगे की क्लास में कर लेंगे, कल दिन में कर लेंगे, कल दिन में एक क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, कल संडे है ना, तो कल दिन में 1 या 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं अगर कहते हो तो। हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको। ये तो हो गया है, ठीक है ना। अगला जो है ना हमारे पास में यहाँ पे अगला क्या रहेगा आपका, थके नहीं हो क्या फिर, ठीक है चलो। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये तो मैंने अभी बताया आपका, स्पोर्ट्स वुमेन बीबीसी इंडिया, अच्छा वो अलग था, वो ये दोनों ही है, पर स्पोर्ट्स वुमेन में अवार्ड मनु भाकर को ही मिला है, पेरिस ओलंपिक की विजेता वगैरह, ये तो चलो ठीक है ना हमारे पास में, ठीक है ना। पढ़ा रहा हूँ चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम थके नहीं हो तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस 12-13 घंटा लगातार पढ़ाने का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, अच्छा मनु भाकर के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को ये सम्मान मिला है। इनको 17 फरवरी 2024 को जो है ये सम्मान दिया गया है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। एशियाई खेल 2023 में 3 गोल्ड मेडल आपने जीते थे। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF जो है ना, उसमें आपने ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल कई सारी प्रतियोगिताओं में मेडल जीत रखे हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भी आपने मेडल जीत लिए हैं। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लखेरा को मिला था, और इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को मिला था, ठीक है। अगला है कि हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत नाम के कुछ आता है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगला जो है ना हमारे पास में उसका क्या रहेगा, गुरुजी कंप्यूटर की क्लास लगा दो, एक लगाएंगे, कंप्यूटर क्लास भी लगाएंगे, बैच में भी है वैसे हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। सर दिन में सो लिए तो मुझे नहीं अच्छा ठीक है ना। कितने बजे क्लास है सर? कल दिन की मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, अपडेट कर दूंगा, स्टार IQ एजुकेशन अपडेट टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। पहले चलो समझो, अभी थोड़ी देर के लिए तो और पढ़ लो, ठीक है ना, ज़्यादा ना सही तो अभी थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट पढ़ो आप, ठीक है। चलो खैर, तो हर खेत स्वस्थ खेत जो है ना अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है अभी हाल ही में, एटलीस्ट 11 तो पूरे बजाओ, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास में यहाँ पे, सर संस्कार शिक्षा बताएंगे डियर, अभी क्लास चल रही है, क्लास के अलावा अलग से बता देंगे, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के अंदर ही। अब देखो भैया, हमारे शरीर का एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। क्या होता है कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करवाते हैं सर, CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करवाते हैं, भी हमारे शरीर में RBC कितनी है, हमारे शरीर में WBC कितनी है, हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कितनी हैं, हम ये सब चीज़ों को चेक किया करते हैं तकरीबन, है ना। तो ऐसा ही CBC की अगर मैं बात करता हूँ, CBC चलो चेक करवाते हैं आप लोग। अब जमीन का भी CBC होता होगा कुछ, जमीन के अंदर भी आप मर्जी से कुछ भी यूरिया डालते रहते हो, पोटेशियम डालते हो, फर्टिलाइजर कुछ भी डाले जा रहे हो, उसको जरूरत नहीं है फिर भी वो चीजें डाल रहे हो, आपको पता नहीं आपकी जमीन की मिट्टी का pH वैल्यू है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कौन सी फसल आप बो रहे हो। कई बार ये कहते हो आप लोग कि मेरे खेत में तो बहुत अच्छी फसल नहीं हुई है, पड़ोसी के खेत में अच्छी हो गई है, हो सकता है उसके खेत में न्यूट्रिशंस वैल्यू अलग रही हो। तो अगर आप जमींदार हो, खेती से संबंधित हो, तो क्या होता है, खेत के अंदर कल्टीवेटर हैरो प्रॉपर उस तरीके से लगवा के, उसके बाद में खेत के चारों कोनों से मिट्टी लेके, कुछ बीच में से मिट्टी लेके, और थोड़ी ऐसे खुदाई करके उसको मिट्टी को लेके जाके लैब में चेक जरूर करवाएं। जिस खेत में आप जो पानी लगवाते हो उस पानी को भी आप चेक करवाएं। अगर आप हिसार के आजू बाजू के हो तो हिसार में तो HAU यूनिवर्सिटी है, वहां पे बहुत ही कम प्राइजेस पे ये चेकिंग हो जाती है, आसानी से आप कर लेते हो। HAU के वैसे हर जगह रीजनल सेंटर भी बने हुए हैं, आप पता करोगे तो आसानी से चीजें आपको मिल जाएगी, तो इन रीजनल सेंटर में जाके आप चेक करवा सकते हो। यहाँ पे आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, जमीन का स्वास्थ्य कार्ड बनता है। इवन आप अपने पीने वाले पानी को तो जरूरी चेक करवाएं, खेत में लगाने वाले को तो, जो अगर ट्यूबवेल है तो, और पीने वाला पानी अगर ट्यूबवेल का पीते हो तो उसको जरूर चेक करवाएं आप, आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है वो। तो ऐसे ही आपका कार्ड बनेगा, ये 2021 में स्टार्ट हुआ था। ये मृदा स्वास्थ्य में सुधार है, सतत कृषि को बढ़ावा देना है। ये हर एक एकड़ की भूमि से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं, इसमें 70 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं, 55 लाख लोगों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जा चुके हैं। उसमें पता लगता है कि आपकी मिट्टी में ये चीज की कमी है, ये चीज इसमें ज्यादा हो रखी है, ऐसे प्रॉपर उसमें पता लग सकेगा। इससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि मिलती है, दूसरा पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। हो सकता है आपकी जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो ही ना, फिर भी आप उस पे यूरिया डाल रहे हो, 46 पॉइंट समथिंग % यूरिया होता है। हो सकता है आपके खेत में पोटास की कमी हो ही ना, फिर भी आप डाल रहे हो। तो ये चीजें एनवायरमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देके आती है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना।
चलो सर, अगला आता है हमारे पास में यहाँ पे क्या रहेगा, क्या कि सूरजकुंड मेला 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो सूरजकुंड मेला जो है ना, ये आयोजित किया गया है हरियाणा के अंदर, किया ही जा चुका है। कब से कब तक आयोजित किया गया था सर? ये किया गया था 7 तारीख से। कौन सी 7 तारीख से सर? 7 फेब से। 7 फेब से लेके और चला था ये कब तक? 23 फेब तक चला था। 23 फेब 2025 के अंदर चला था। इस बार 38वां मेला था। उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो है ना, ये दो इसमें थीम राज्य के रूप में आए थे। और के साथ साथ जो है ना, इसमें उड़ीसा मध्य प्रदेश के अलावा आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक के 7 देश जो है ना इसके अंदर, वो पार्टनर कंट्री के रूप में आए थे। ये याद रखना आप लोग। तो ये तारीखें आपको मैंने बता दी है। ओडिशा बिम्स्टेक के 7 देश कौन से थे सर? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये सारे इसके अंदर आए थे हमारे पास में। यहाँ पे ये याद रखना है आपको। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण स्वास्थ्य निकाय के लिए 15वें वित्त आयोग से किन राज्यों को अनुदान मिला है? तो ये अनुदान मिला है, इन सबको ही मिला है, बिहार को भी, हरियाणा को भी, सिक्किम को भी, ऑल ऑफ दीज को ही मिला है। अपने हरियाणा को 202.47 करोड़ रुपए का जो है ना, वो योगदान मिला है। किस चीज के लिए मिला है सर ये पैसा? ये पैसा मिला है पंचायती राज के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल लोकल बॉडीज के लिए मिला है। मतलब पंचायती राज संस्थाएं, गांव के अंदर जो है ना, जो लोकल बॉडीज होती है, उन सभी को एनहांस करने के लिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये वाला पैसा दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल आपका आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल थे, मतलब 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए हैं। ये अभी गेम्स हुए हैं रिसेंटली, उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। इनका इनॉग्रेशन देहरादून में भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था और इनका समापन हुआ था भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। उत्तराखंड के अंदर हुआ। इनके टॉर्च का नाम था तेजस्विनी और इनका जो एक्चुअली मास्कोट था वो था माउली। ठीक है ना, यहाँ के एक स्टेट बर्ड से भाई ये माउली था। उत्तराखंड के अंदर हुआ था तेजस्विनी और इसका टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। इसमें टॉप किया है किसने? सर्विसेज की टीम ने किया है। मेडल टैली अगर देखो तो सर्विसेज टीम ने जो है ना टोटल मेडल लिए हैं 68 गोल्ड लिए हैं। आप सारे मेडल याद करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड याद कर लेना। 2 नंबर पे महाराष्ट्र था 54, हरियाणा वाले अप आए 3 नंबर पे आए थे। और इसमें उत्तराखंड जहां पे ये गेम हुए थे वो खुद 7वीं पोजीशन पे आया था 24 गोल्ड के साथ में। इसको याद करना बड़ा आसान है। देखो कैसे याद करोगे इसको आप लोग? इसको याद करने वाले हो आप लोग इस तरीके से याद करना, आप लोग 8 4 8 ये लिखोगे आप लोग। ठीक है ना, उसके बाद में आप लिखोगे 4 5 6 ऐसे लिखोगे। नंबर 1 पे आपका आ रहा है सर्विसेज, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हरियाणा। अपन स्टार्ट हरियाणा से ही करना है, तो ऐसे स्टार्टिंग करोगे आप लोग 8 4 8 से याद करोगे। फिर आप यहां से लिखोगे 4 5 और 6 ऐसे लिखोगे आप लोग। तो ऐसे टोटल गोल्ड मेडल पता हो जाने चाहिए। सारे मेडल अपने 153 थे, 47 सिल्वर लिए थे, 58 ब्रॉन्ज लिए थे, 153 टोटल मेडल आए थे हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई में प्राचीन पुरातात्विक सामग्री मिली है? मतलब हरियाणा वॉज एंसेंट आर्कियोलॉजिकल मटेरियल रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो अभी हाल ही में अग्रोहा टीला जो है ना, यहाँ पे अग्रोहा कहाँ है सर? अग्रोहा है हिसार के अंदर है। और यहाँ की खुदाई के दौरान जो है ना हमें ऐतिहासिक चीजें, पुरातात्विक सामग्री मिली है। अग्रोहा टीला हिसार का है। खुदाई का नेतृत्व जो है ना वो किया है किसने? कोमई ओथेलू काबुई जो है ना, वहां पे एक चंडीगढ़ सर्कल के निर्देशक में उनके अंडर में हुआ था ये। यहाँ से चीजें मिली है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, कुल्लड़ मिले हैं, ढक्कन मिले हैं, सिलबट्टे मिले हैं, इसके अलावा छोटे गोल बर्तन मिले हैं, मिट्टी के मनके मिले हैं। ये सब चीजें जो है ना यहाँ से हमें मिली है ये। इसके अलावा हमारे पास में अग्रोहा आपको अच्छे से पता है एक प्राचीन स्थल है और इसको अग्रोदक की राजधानी भी कहा जाता है। ये अग्रोहा का टीला कहाँ से, ऐसा सवाल बने तो हिसार कह देना। अग्रोहा की स्थापना किसने की थी? महाराजा अग्रसेन ने की थी। अभी इन्हीं के नाम पे तो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा। 1889 के दौरान अग्रोहा की खुदाई का प्रमुख वस्तुएं मिली थी, मिट्टी के बर्तन, सिक्के मिले थे, 7 सवरों की ईंटें भी मिल चुकी है यहाँ पे। एक है CSR पहल के तहत प्रशिक्षित युवाओं को कितने किलोमीटर के दायरे में चुना जाएगा? इसके लिए चुना जाएगा 25 किलोमीटर के दायरे के लिए। पहले तो आप ये बात समझ लेते हैं कि CSR है क्या। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। एक कॉर्पोरेट पहल है, इसके तहत कंपनियां समाज और पर्यावरण पर प्रभाव के प्रति जवाबदेही होती है। जैसे यूं मान के चलो आप लोग यहाँ पे कि कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाती है। मान लेते हैं कोई कंपनी है, कोई 200 करोड़ रुपए का, या छोटा ही लगा देते हैं 100 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट पूरा किया है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो 100 करोड़ का उनको कम से कम 1% से कम 1% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना पड़ेगा।
भी आपने जहां पे 100 करोड़ रुपए इस बिजनेस के लिए लगाए हैं, तो 1 करोड़ रुपए सामाजिक योगदान में भी आपके पास 100 करोड़ है, मतलब आप धन धान्य आपके पास में है, भगवान ने आपको बहुत दे रखा है, तो आप एक काम करो, सेवा करो। अब सीधे रूप से मैं कह दूं कि तुम सेवा करो, तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाए कि करना ही पड़ेगा, ये आपको कहा नहीं जा रहा है, ये करना ही पड़ेगा। भारत पहला देश है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर को अनिवार्य कर दिया गया है, कानूनी रूप से आवश्यक, ऐसा करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, फिर कोई जॉब वगैरह दी जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित युवा है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, हो सकता है वहां पे ही जॉब रख लिया जाए, इस तरीके के काम होते हैं इसके लिए। तो अभी रिसेंटली इसका एक समझौता हुआ है आपका एटीडीसी का, जो अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनर सेंटर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एससीसीएल और बिलासपुर के बीच में एक समझौता हुआ है, यानी कि एमओयू साइन हुआ है ये, वहां पे इसके बारे में चर्चा हुई है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका क्या है, तो इसमें नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है आपकी, 300 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी इसके अंदर, मतलब नॉन रेजिडेंशियल, जिनको यहाँ पे रहने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है इनको, बस आप आओ, रहो कहीं हमें नहीं पता, खाओ कहीं पे हमें नहीं पता, आओ यहाँ पे हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे, बस इतना कर देंगे। एक रेजिडेंशियल टाइप की ट्रेनिंग होती है, इस पे फ्री का खाना है, रहना भी होता है, और 25 किलोमीटर के दायरे में इनको ये सब चीजें, जहां पे वो है कंपनी के 25 किलोमीटर का दायरा है, वहां के युवाओं को ट्रेनिंग मिलती है ये। तो ये सब कुछ काम है, ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है, कोयला क्षेत्र में वंचित युवाओं को सशक्त बनाना है, रोजगार स्वरोजगार नौकरियों के लिए अवसर देना है इसमें। इसके अलावा देखो, अब किसी को स्किल आ जाएगी, ट्रेनिंग प्रॉपर कर ली है, तो या तो हो सकता है वो वहीं पे जॉब लग जाए, या हो सकता है कहीं और जॉब लग जाए। स्किल ही तो सब कुछ है, और तो क्या होता है, ठीक है ना, स्किल में तो सब कुछ है, जिसके पास में हुनर है उसी की तो कदर होती है फिर आपके बाद में, है ना। अगला है कि सीएसआर के अंदर मतलब गरीब और पिछड़े वर्ग को शिक्षा देना हो गया, महिला और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देना भी होता है, पर्यावरण का संरक्षण करना होता है, स्किल डेवलपमेंट का फोकस करना, ग्रामीण विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ये बीच में एमएक्स एक्सेल कहाँ से आ गया, वैसे चलो क्वेश्चन बता देता हूँ, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन बीच में आ गया। लगता है कि सर ने पीपीटी बनाते समय थोड़ी सी भांग पी ली होगी, और भांग पी ली तो भांग का नशा हो गया था, ठीक है। सच मत समझ जाना कि सोचो कि सर ने भांग पी ली, सर सच में ही भांग पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ कि गलती से आ गया होगा, नींद का झोंका आ गया होगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो खैर एक्सेल 2010 में फंक्शन प्रोवाइड द करंट सिस्टम डेट, एक्सेल के अंदर अगर आपको करंट डेट जो है ना, आपका करंट डेट है उसको दिखाना है, करंट सिर्फ डेट दिखाना है आपको, तो रहेगा आपका फंक्शन होता है टुडे फंक्शन होता है, टुडे फंक्शन होता है, डेट एंड टाइम दोनों ही दिखाना है अगर, तो उसके लिए नाउ फंक्शन होता है, ध्यान रखना, उसके लिए होता है नाउ फंक्शन होता है, नाउ। तो इसका आंसर वैसे नाउ रहेगा आपका, ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो से ज्यादा दूध देके एशिया का रिकॉर्ड जो है ना बनाया है, 87 किलो से ज्यादा का दूध देके जो है ना एशिया का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है ना, क्या इसका ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जो है ना हमारे पास में, इसका ठीक आंसर रहेगा सर हॉलिस्टियन फ्रीजियन जो है ना, इस सवाल का सही आंसर रहेगा हमारे पास में यहाँ पे हॉलिस्टियन फ्रीजियन। तो आपको ये पता होगा ये गाय जो है ना कहाँ के किस जिले की है सर, ये करनाल जिले की है। ये एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर हमारे पास में यहाँ पे जो है ना वो रहेगा आपका यहाँ पे, हाँ जी, तो ये जो 24 घंटे के अंदर जो ना इसने क्या किया था, इसने 87 किलो 740 ग्राम जो है ना इसने दूध दिया है। करनाल जिले की गाय है, गाय का नाम है सोनी, ठीक है ना, सोनी गाय है, ये ध्यान रखना है डियर आप लोगों को यहाँ से, ठीक है ना, सोनी गाय है ये, और हॉलैंड की गाय है ये वाली आपकी। रिकॉर्ड तोड़ने वाली गाय ने कौन से मेले में सरकारी पुरस्कार जीता है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो सरकारी पुरस्कार जीता है ये करनाल का एनडीआरआई का मेला था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मेला था 26 से 28 फरवरी तक लगा था। जिंजाड़ी गांव के सुनील मेला की गाय है ये, रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी गाय भी इन्हीं की ही आई है ये, ठीक है ना, मेले में ही गाय जो है ना ऑलरेडी पहले भी खैर किताब ले चुकी है ऑलरेडी। एनडीआरआई का पूरा नाम बताया था सर ने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ना ये एनडीआरआई है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान अग्रणी भूमिका निभाता है, ये एनडीआरआई है। एनडीआरआई करनाल का जो डिपार्टमेंट है ना वही जो है ना डेयरी उद्योग के अंदर एक भूमिका निभाता है बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना।
तो आगे बात करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो क्या रहेगा सर, हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट है कि होलिस्टियन फ्रीजियन, तो चलो ठीक है, दूध उत्पादन जो है ना 24 से 87 किलो से ज्यादा है। एनडीआरआई का हो गया, और ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ ली हमने। एनडीआरआई का महत्व डेयरी में उद्योग में जो है ना बढ़ावा देने से संबंधित है, ये वाला ध्यान रखना। और दूध वगैरह के बारे में सब चीज़ों के। अच्छा, एचएफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये एचएफ नस्ल की गाय का जन्म स्थान कहाँ पे सर, हॉलैंड के अंदर है। विदेशी नस्लों में ये गाय दूध उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। हर ब्यांत में लगभग 5,500 के आसपास दूध देती है, हर रोज लगभग 25 लीटर मान के चलो आप। दूध इसका दूध होता ही नहीं है, मान के चलो, दूध कम, पानी ज्यादा लगता है, 3.5 से 4% ही इसमें फैट होता है, तो दूध में मतलब मान के ही चलो ना ही रहेगा हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में मिश्रित नस्ल 10 से 15 लीटर दूध देती है। औसतन भार 580 किलोग्राम इसका होता है आपका। और सामान्यतः इसका रंग सफेद और काला होता है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ होलिस्टियन फ्रीजियन गायों का रंग लाल और सफेद भी होता है आपका, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपका, ठीक है। अगला है हमारे पास में कि जो हॉकी में खुद को साबित किया वो हरियाणा के किस जिले की है, उदिता, नाम है उदिता, ठीक है ना। हॉकी के अंदर जो ना खुद को साबित किया है, ये ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में। गरिमा के जिले यहाँ हुआ करता है, क्या लिखा है मेरे को समझ नहीं आया डियर ये। हाँ, एशिया रिकॉर्ड भी बनाया, बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज टीम के बारे में बता दो थोड़ा। सर्विसेज टीम, अच्छा सर्विसेज टीम का, अच्छा वो उत्तराखंड वाले क्वेश्चन में पूछा था होगा आपने ना, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। सर्विसेज टीम क्या है, अभी मैंने जो आपको इतनी सारी फोर्सेस बताई थी ना, ये आपकी सशस्त्र सीमा बल बताई थी, तो अपने जो सशस्त्र सीमा बल है ना, उनका नेतृत्व करती है सर्विसेज टीम। हमारे भारत के अंदर सशस्त्र सीमा बलों का नेतृत्व करने वाली टीम जो है ना, वो आपकी जो है ना वो सर्विसेज टीम बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। खैर, तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा, हिसार रहेगा। इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है पंजाब के एक हॉकी प्लेयर के साथ में, इस करके। उदिता का जन्म 14 जनवरी 1998 को हुआ था, नंगल गांव हिसार से संबंधित है। स्टार्टिंग में इन्होंने हैंडबॉल खेलना स्टार्ट किया था। मेन गेम इनका हॉकी है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीता। 2024 में महिला हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी बनी थी ये। तो ये 2017 में सीनियर भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी में डेब्यू किया आप लोगों ने। 2018 में एशियाई खेल के अंदर जो है ना वो भारतीय टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में बहुत अहम योगदान था इनका। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला था, ये टीम का हिस्सा थी। 23 के अंदर जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला था, उसकी भी एक हिस्सा थी ये। हरियाणा राज्य में महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है, ये सफलता का प्रभाव यही है इनका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, अच्छा 2021 का आपको पता है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, हालांकि वो था 20 का, लेकिन हुआ कोविड की वजह से 21 में था। हम चौथी पोजीशन पे आई थी भारतीय हॉकी टीम लड़कियों वाली, तो उसमें पहुंचाने में इस लड़की का बहुत योगदान माना जाता है, ठीक है ना, एक अच्छा योगदान माना जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला जो सवाल आपका आता है, कल्पना चावला का जन्म। अब कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। अभी रिसेंटली 17 मार्च को इनके लिए जो है ना हम लोग ने जयंती जो है ना सेलिब्रेट की है, 17 मार्च को ही। कल्पना चावला का जन्म हुआ 17 मार्च 1962 को। कहाँ पे हुआ है सर, करनाल के अंदर हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है सर, 1 फरवरी 2003 को टेक्सास अमेरिका के अंदर कोलंबिया स्पेस शटल से दुर्घटना हो गई थी तो करके। कल्पना चावला का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है सर, तो ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि 1988 में नासा में काम करना स्टार्ट किया था इन्होंने। 1997 में उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इनसे इनकी दुखद मृत्यु हो गई। 1 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई और डेथ एनिवर्सरी हम मनाते हैं 1 फरवरी को। इनकी याद में भारत में बहुत सारे जगहों पे सड़कों के नाम वगैरह रखे हैं। अमेरिका में भी कई सारे इंस्टीट्यूट वगैरह के नाम रखे गए हैं। भारत में बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, इनके नाम पे मिलते हैं ये वाले अवार्ड। आज युवाओं के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत मानी जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि 2024-25 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया। बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री है, आपको ध्यान रखना है आप लोगों को, नायब सिंह सैनी ने जो है ना इसको बजट को पेश किया था। इसी के अंदर आपको दिखा देता हूँ, साइड रही, कहाँ गया ये रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास में है कि नायब सिंह सैनी ने किया था, 2.05 लाख का किया था। इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जाता है ये। 2 घंटे 57 मिनट का था, 161 पॉइंट थे।
शुरुआत की थी मैथिली शरण गुप्त की कविता से की थी, गुरु रविदास जी की प्रेरणादायक चीजों पे इनको एंड किया था। बजट में खास बात जो है ना हमारे पास में वो क्या है सर, बजट में खास बात इस बार थी कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अनुदान राशि को बढ़ा के कितना कर दिया। पहले मिलते थे इसमें 7,000 रुपए मिलते थे, अब 7,000 से बढ़ा के कितना कर दिया, 8,000 रुपए कर दिया है इसके अंदर। अगली बात है किसानों के लिए क्या कर दिया, देसी गाय खरीदने के लिए उनको 25,000 रुपए से बढ़ा के 30,000 कर दिया। कम से कम जमीन 2 एकड़ से घटा के 1 एकड़ थी न्यूनतम भूमि सीमा, अब उसको घटा के मतलब 1 एकड़ कर दिया 2 एकड़ की जगह पे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में 7,000 से 8,000 हो गया। धान की कोई सीधी बुआई करता है तो पहले उनको 4,000 रुपए मिलते थे, अब उनको 4,500 रुपए मिलेंगे। पराली प्रबंधन के लिए पहले उनको 1,000 रुपए मिला करते थे, अब उनको 1,200 रुपए मिलेंगे। गन्नौर में 2,600 करोड़ रुपए का 2,600 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी बनेगी, गुरुग्राम में फूल मंडी बनेगी। हरियाणा के सारे 22 जिलों में बागवानी मिशन है उसको विस्तार से बढ़ाया जाएगा। पशु बीमा योजना में जो सीमा है वो 5 से बढ़ा के 10 पशु कर दिए गए, पहले 5 पशुओं का था अभी 10 कर दिया गया है उनको। युवाओं के लिए कितने लाख नौकरियों का टारगेट रखा है, 50 लाख नौकरियों का टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर। फंड्स ऑफ फंड स्कीम के चलते हुए 2,000 करोड़ का जो सेटअप है वो दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनियों को या इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। कौशल विकास ओलंपिक विजेताओं के मतलब मान लेते हैं कि जो पर्सन ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आया है उनको क्या है 10 लाख रुपए का कौशल विकास के लिए पैसा दिया जाएगा, ये ताकि वो कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट में काम कर सके, अपना बिजनेस कर सकते हैं, उनको 10 लाख की सहायता मिलेगी। इसके अलावा रोजगार के रूप में भी काम कर सकेंगे, वो किसी और को भी रोजगार दे सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना से 2,000 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और 10,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। हरियाणा में सिखाते हुए कमाए योजना में जिसको अर्न व्हाइल यू लर्न कहा करते हैं उसमें विद्यार्थियों को कितना पैसा मिलने वाला है। अर्न व्हाइल यू लर्न के चलते हुए विद्यार्थियों को 6,000 रुपए दिया जाएगा, आपका 6,000 रुपए। तो मैथ ओलंपियाड पुरस्कार के चलते हुए फर्स्ट को 1 लाख, सेकंड को 51, थर्ड को 25 और चौथे को 100वें स्थान तक आने वाले को 10,000 रुपए तक मिलेंगे। कल्पना चावला स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके चलते हुए कोई लड़की अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है ना तो उनको 1 लाख रुपए तक सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। जितने भी राज्य के महाविद्यालय है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे ट्यूशन फीस है वो फ्री कर दी जाएगी। बीएससी कोर्स में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए ट्यूशन फीस है वो फ्री की जाएगी। कोई बच्चा काम करते में पढ़ भी रहा है साथ साथ काम भी कर रहा है, उनको 6,000 रुपए हर महीने का मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना सम्मान योजना में 2,000 बच्चों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 मासिक मानदेय मिलेगा। महिलाओं के लिए क्या होगा सर, महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे मतलब हॉस्टल बनाए जाएंगे टोटल 6 जिलों में। देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार ने टोटल 5,000 करोड़ का जो है ना वो बजट रखा है, आउटले रखा है इतना। तो इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं कामकाजी महिला हैं या हॉस्टल में रह के पढ़ती मतलब हॉस्टल में रह के काम करती है या पढ़ाई करती है पीजी हॉस्टल में रह के, इनके लिए कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास जो है ना बनाए जाएंगे, हॉस्टल बनाए जाएंगे। महिला अगर कोई रोजगार मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती है तो उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा महिला उद्यमियों को। हालांकि मुख्यमंत्री एक और भी अभियान है जिसमें 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है ऑलरेडी, लेकिन एक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा इनको 1 लाख रुपए तक का नई योजनाओं के चलते हुए। इसके अलावा व्यापार में महिलाओं को सरकारी संस्थानों में, पंचायतों में, शहरी निकाय में, शैक्षणिक संस्थानों में और किसी भी सरकारी भवन में, कैंटीन में, जितने भी जैसे मतलब मान लेते हैं कि आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में कोई कैंटीन चलती है, किसी भी ऐसी सरकारी जगह पे कैंटीन चलती है, वो टेंडर मिलते हैं उनमें 1/3 कोशिश की जाएगी, ठीक है, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कम से कम 1/3 की। भाई 100 अगर टेंडर उठ रहे हैं तो कम से कम 33 टेंडर तो महिलाओं के पास ही जाए एटलीस्ट, ठीक है, महिलाओं के नाम पे ही जाए हमारे पास में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। हरियाणा सरकार ने बजट में कुल कितनी योजनाओं की घोषणा की है, तो बजट में टोटल घोषणा की है 13 योजनाओं की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। इनमें से पहली है मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना, एक है मेक इन इंडिया तर्ज पर मेक इन हरियाणा योजना, एक है औद्योग श्रमिक मैत्री परिषद, एक है खिलाड़ी बीमा योजना, एक है एक पुरस्कार योजना,
एक किसानों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना, मोरनी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई योजना है, एफपीओ सरकारी योजनाओं के लिए बागवानी नीति है, मिशन हरियाणा 2047 के चलते $1 ट्रिलियन की योजना है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हरियाणा में एक नया डिपार्टमेंट बनेगा जो एआई पे काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के चलते महाग्राम योजना में, जिस गांव के अंदर 10,000 से ज्यादा की आबादी होती है ना, उनको महाग्राम योजना में शामिल कर लिया जाता है, जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह सेटअप किए जाते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना है। ऐसे कई सारी नई घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और बजट साल दर साल बढ़ा ही है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 4 साल में हमारा बजट है वो 15.14 हजार करोड़ बजट है, वो बढ़ गया है। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा हरियाणा के इतिहास में इस बार का बजट था, और होना भी ठीक था क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो एक स्वाभाविक सा सवाल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने कुल कितने करोड़ का बजट दिया है? तो महिलाओं के लिए टोटल बजट दिया है 13.72 करोड़ का बजट दिया है। महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए 13.72.10 करोड़ का जो है ना टोटल बजट दिया है। ये साइबर क्राइम वाले 29 स्टेशन है तो पहले बता दिया था। किस जिले में खजूर उत्कर्ष केंद्र की स्थापना की जाएगी? हरियाणा के अंदर पाम कल्टीवेशन सेंटर बनेगा, हिसार केंद्र बनेगा। हिसार में एक तो बीज प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ये पूरे हरियाणा के हर जिलों में लगभग बनाने का हमारा टारगेट है। खजूर के लिए एक सेंटर बनेगा, एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। एयरपोर्ट पे एयर कार्गो गोदाम बनेगा। यूएसए के साथ ऑलरेडी हम लोग समझौता कर चुके हैं, एमओयू कर चुके हैं। शुक्राणु छंटाई प्रयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा मॉडर्न अमरूद का जो पैकिंग प्लांट है वो भी बनेगा यहाँ पे। हिसार में मॉडल संस्कृति स्कूल बनेंगे। मॉडल स्कूल में जो ना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो है क्रिटिकल केयर सेंटर है वो बनाए जाएंगे। जीजेयू एचएयू में खेल उत्कृष्टता केंद्र यानी कि स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेंटर है वो सेटअप किए जाएंगे। और इसके अलावा जो ना हवाई यात्रा स्टार्ट की जाएगी। राखी गाड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, हर साल मेला लगेगा अब हर साल से। सशस्त्र बल तैयारी है, इसका संस्थान का निर्माण होगा। अग्रोहा में एएसआई की मदद से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से और खुदाई होगी। खुदाई के दौरान हमें कुछ नए आयाम का पता लगाया जा सकता है आपका। सूरजकुंड मेला साल में कितनी बार लगेगा भाई? तो सूरजकुंड मेला साल में 2 बार लगेगा। इससे इको सेक्टर जोन जो है ना हमारा उसमें बढ़ोतरी होगी, इसलिए साल में जो है ना 2 बार लगने वाला होगा आपका सूरजकुंड मेला, ठीक है ना। फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें आपके निर्माण किए जाएंगे आपके। सिख संग्रहालय हरियाणा में कहां बनेगा? तो सिख संग्रहालय हरियाणा के पीपली में बनाया जाएगा, पीपली के अंदर, ठीक है ना। पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं अब आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इससे और सैटरडे संडे तो खैर उसमें क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास होएगी उसके अंदर। तो आज एक क्लास ऑलरेडी जा चुकी है, आप देख सकते हैं, और कंप्लीट डेटा विद पीडीएफ के साथ में, तो आप उसको ले सकते हैं ओनली 199 में स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके। बहुत ही गजब का ऑसम कंटेंट है। हालांकि देखो ऐसा है कि बहुत सारा कंटेंट है करने को, तो उसको मैं फ्री भी कर सकता था, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या कि बिल्कुल फ्री में चीज़ों की कई बार वैल्यू नहीं होती है, कदर नहीं होती है, तो करके ही। बाकी कोई मेरी तरफ से फोर्स नहीं है। अगर आपको पढ़ना है सिस्टमेटिक ढंग से तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। केवल जीके है उसके अंदर, मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटर वगैरह या बाकी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हरियाणा जीके भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो वाला पर्टिकुलर जिसके अंदर आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, ये वाले सेक्शन उसके अंदर रहेंगे आपके, ठीक है। तो वो बैच और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के में है, जैसे चीज़ों को समझना होता है ना कि क्यों कब कैसे हुआ है, उस टाइप का वो बैच है। वो HPSC लेवल की कोई प्रिपरेशन अभी नया स्टार्ट हुआ, उसका कंटेंट कैसा है, कई बच्चों के मतलब कल की क्लास में मैंने दिखाया था, कुछ इस टाइप का कंटेंट आपको मिलने वाला होगा। सब का सब PDF में मिल जाएगा आपको। ऐसे ही ज्योग्राफी का, ऐसे हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है। किसी और क्लास में वो भी आपको मैं दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा अंदाजा लग जाए आप लोगों को। कुछ इस टाइप का कंटेंट होगा, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, ग्राफिक्स का भी भरपूर ध्यान में रखा जाएगा। एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, समझाई जाएगी, विद मैप समझाई जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसी है, उनको सब एक्सप्लेन किया जाएगा। आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कंटेंट होने वाला है ये, ठीक है। और के साथ साथ जो है ना आप लोग अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हो भाई। कई बच्चे गरीब बच्चे होते हैं जिनको कई बार नहीं इतना फाइनेंशियली बैकअप होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है ऐसी चीज़ों से, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल